अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो जवाब दे। दो तीन फोर्स का नाम बताओ जो कि नेचर में मौजूद है। एक का नाम बता दो, वन वन वन, एक एक नाम मैं सबसे पूछ लेता हूं जो भी आता हो। माइक को अनम्यूट करके बताएं। सर ग्रेविटेशनल। चलो एक ने बताया ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ने बताया मैग्नेटिक, और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो स्ट्रॉन्ग। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सर वीक न्यूक्लियर फोर्स भी होता है। हाँ ठीक है, बाकी लोग जो जिन्होंने नहीं बताया, तो जैसे जिसने ग्रेविटेशनल बताया सही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, और सारे फोर्स का यूज कहाँ कहाँ होता है वो अपन डिस्कस करते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ हो रहा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ यूज हो रहा है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन से फोर्स बेसिकली यूज हो रहा है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पेड़ से एप्पल गिर रहा है तो ग्रेविटेशनल, या सोलर सिस्टम गैलेक्सी, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल्स है। फिर ये आपके हो गए, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ये आपके हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एंड दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, इसका आंसर बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फोर्सेस? बोथ ए एंड बी। सर बोथ ए एंड बी। बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। अब सब लोग बता रहे हैं तो सही होगा। इसके बीच कौन सा फोर्स, इसके ऑप्शन में नहीं देता हूँ, बिना ऑप्शन के जरा बता के देखें। तो सर शायद ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो ग्रेविटेशनल फोर्स, आप आंसर बताने की कोशिश करो, गलत होगा चलेगा, पता तो चलेगा कि आप क्या सही सोच पाते हैं कि गलत है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले द की रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशन पे आगे आपके चैप्टर ही एक है, तो डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between the earth and any other body of this universe। मतलब इस यूनिवर्स में अर्थ और कोई भी बॉडी, अर्थ है और कोई भी बॉडी के बीच जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई दिख रहा है इस अर्थ है, ऊपर से एप्पल जो नीचे आ रहा है, तो किस कारण से आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आ रहा है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे आपके एक चैप्टर अलग से है। अभी तो आप यहाँ जानिए कि होता क्या है बस। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिहाइंड द सोलर सिस्टम। फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसमें आप एग्जाम्पल जरूर से लिखें। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ देयर मासेस। ठीक है, एक जैसे अर्थ हो गया और एक आपका एप्पल हो गया, तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल फोर्स। ऐसा अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस पर एक चैप्टर ही आगे की जरूरत नहीं है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस देयर फोर्स टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई करता है। In particular, gravity governs the motion of the moon and artificial satellite around the earth।
आपने सुना होगा कि यहाँ से सैटेलाइट अपन छोड़ते हैं तो अर्थ के चारों ओर राउंड लगाते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि अर्थ के चारों राउंड कैसे लगाते हैं? तो एक ग्रेविटेशनल के कारण ही अर्थ, जैसे कि कोई भी अपन ने सैटेलाइट छोड़ा तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होते हैं कि वो राउंड लगाते रहते हैं। किस कारण से? क्या ग्रेविटेशनल के कारण ही वो राउंड लगाते रहते हैं। बेसिकली ग्रेविटेशन का अपने आप में बहुत ज्यादा योगदान है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या होगा एप्पल, ग्रेविटेशन के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर ही आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, जैसे इट प्ले ए की रोल इन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार, गैलेक्सी एंड गैलेक्टिक क्लस्टर्स। मतलब बहुत ज्यादा योगदान है ग्रेविटेशन का। जितना आप अभी तक समझते हैं उससे भी ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी आपको मैंने बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब इसी में आपको क्वेश्चन बनाना होगा तो सामने वाला जो भी टीचर होगा इसमें 4 मार्क्स से क्वेश्चन बना सकता है। क्या देगा आपके? व्हाट इज ग्रेविटेशन एंड आल्सो डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितने हो जाएंगे? एक पेज में तो आराम से हो जाएंगे। आप लिखो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, उसके 2-3 एग्जाम्पल लिखें, फिर उसके प्रॉपर्टीज लिखें, तो आराम से एक पेज में हो जाएगा। मतलब ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे अलग अलग स्टेप में। तो अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछना होगा तो कोई एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछना होगा तो उसमें क्या करेंगे, 2-3 को मर्ज कर देंगे बेसिकली। तो ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies for an action and reaction here the force are equal magnitude but opposite in direction। ये मालूम ही है कि भाई अर्थ जो है अपने तरफ फोर्स लगा रहा है, तो एक अपने अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिपेल कर रहा है। तो दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा बट नेचर में अलग अलग हो जाएंगे। मतलब एक 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ऊपर से दूसरा भी 2 न्यूटन से ही नीचे जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो सेम हुआ लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। अब सेकंड क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब हुआ कि आप हवा में कर रहे हैं या वाटर में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडी। अब ऐसा मत समझिएगा कि आप जो बहुत हल्का बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल अलग होगी और जो भारी बॉडी है उसकी ग्रेविटेशनल अलग होगी, दोनों की सेम होगी। 9.8 ही होता है ना। ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि चाहे हल्का बॉडी हो चाहे भारी बॉडी हो, दोनों का ग्रेविटेशनल सेम ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडी के केस में अपन नेग्लिजिबल मान के